हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आंकिक प्रश्न करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 13 के हम आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो बात यह है कि इस चैप्टर के पूरे फॉर्मूले आने चाहिए। यदि आपको इस चैप्टर के पूरे फॉर्मूले यदि याद हैं तो आपके लिए वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चले तो सबसे जो हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, उसमें क्या है कि आपके पास में कोई तांबा है, तांबे के लिए आपको देहली आवर्ती का मान दिया गया है और इस पर इस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित करवा रहे हैं। यानी कि आपके पास में एक तांबे का पृष्ठ है और इस तांबे के पृष्ठ पर हम प्रकाश आपतित करवा रहे हैं और इस तांबे के पृष्ठ के लिए जो देहली आवर्ती है न्यू नोट का मान दे रखा है और इस आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है वो भी आपको दी गई है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इस तांबे के पृष्ठ के लिए एक तो कार्यफलन का मान ज्ञात करना है, नंबर 2 यानी कि आपको निरोधी विभव का मान भी ज्ञात करना है। यानी कि इस तांबे के पृष्ठ के लिए आपको एक तो कार्यफलन और दूसरा निरोधी विभव वी नोट का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले इसके जो गिवन डाटा है वो देखते हैं। फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल यदि आप करते हैं तो न्यूमेरिकल करने से पहले उसका आंसर यदि आप लिखते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होता है दिया गया है। क्वेश्चन को आप 3 बार पढ़ें और उसमें समझें, उसके पश्चात आप दिया गया क्या है, दिया गया सबसे पहले लिखें और फिर आपको यह भी लिखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, दिया गया और पूछा गया यदि आपने दोनों लिख लिए हैं उसके पश्चात आपको लगाना है फॉर्मूला। ठीक है, तो उनसे संबंधित आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर फाइंड आउट क्या है, कार्यफलन है, तो कार्यफलन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो कार्यफलन का फॉर्मूला यदि हम लगाते हैं, फिर आप यहाँ पे निरोधी विभव है तो निरोधी विभव का फॉर्मूला कौन सा है या कौन कौन से फॉर्मूले, उन सब फॉर्मूले को यदि हम रखकर देखते हैं उसके पश्चात आपको पता चल जाएगा कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन डाटा की बात करते हैं। जो आवृत्ति आपको दी गई है वो हर्ट्ज में दी गई है, उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात आपको तरंगदैर्ध्य दिया गया है, तरंगदैर्ध्य आपको दिया गया है एंगस्ट्रॉम में। यदि आप इसको मीटर में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कर नहीं सकते, करना ही पड़ेगा आपको मीटर में चेंज। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25, 37 और एंगस्ट्रॉम की जगह मीटर में हम चेंज करेंगे 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो अपना पॉइंट है कार्यफलन, उसको हम नोट कर लेते हैं कि कार्यफलन कितना होगा। कार्यफलन फाई नोट की वैल्यू, ठीक है, तो हम जानते हैं कि कार्यफलन फाई नोट इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नोट। ठीक है, तो फाई नोट इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है, तो एच की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या है। एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, तो एच की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर आप 6.63 इंटू 10 की पावर -34। न्यू नोट की वैल्यू रही 1.2 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, और ये जो भी मान आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, तो अब ये सबसे पहले तो पावर है तो पावर का हिसाब लगा लीजिए। तो पावर ये -34 है, ये 15 है, तो इससे इसको माइनस कर दीजिए तो कितनी होगी, 19 होगी ना। तो फाई नोट इज इक्वल टू ये तो हो गया आपके पास में 6.63 इंटू 1.2 इंटू ये हो गया पावर हो गई 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, तो ये तो आपके पास में जूल में आ गया कार्य। यदि आप अब आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़े तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हैं। पहले आप एक काम और कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 7.426 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, तो जूल में तो आपके पास में ये वाला रिजल्ट आ गया। अब यदि आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास में वैल्यू आई है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 पर -19 का भाग देना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या है आपके पास में ये है 7.426 इंटू 10 की पावर -19 बट्टा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये वैल्यू किस में आ गई आपकी, यहाँ पे ये जूल से किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो फाई नोट की वैल्यू क्या हो गई, फाई नोट इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको डिवाइड कर लीजिए, 90/c है तो कैंसिल हो गया पूरा और इसमें इसको डिवाइड कीजिए तो लगभग आपके पास जो आंसर आएगा 4.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में जो पहला पोर्शन है ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके पश्चात आप हैं तो निरोधी विभव का मान कितना होगा वो आप देखें। तो निरोधी विभव के लिए फॉर्मूले आपके सामने कौन कौन से, सबसे पहले उन फॉर्मूले की हम चर्चा करेंगे। एक तो आपको गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव में संबंध है वो वाला फॉर्मूला याद है। उसके पश्चात एक आपके पास में ये भी है कि जो प्रकाश विद्युत समीकरण है, आइंस्टाइन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उसमें भी निरोधी विभव है।
ठीक है। तो मैं आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण वाले यूज कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए हमारे पास में ये न्यू और लैम्ब्डा की वैल्यू वगैरह है, तो इसलिए हम उसको लगा सकते हैं। ठीक है। तो आपको दूसरा पहले ऑप्शन लिखना है कार्यफलन, सॉरी विरोधी विभव, कार्यफलन है विरोधी विभव। ठीक है। तो विरोधी विभव इसको मैं कैपिटल वी इस प्रकार से लिख रहा हूं। आवर्ती और विभव में थोड़ा सा आपको अंतर रखना है। ठीक है। प्रकाश विद्युत समीकरण से आप लिखें बाकायदा, प्रकाश विद्युत समीकरण से। तो प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस गतिज ऊर्जा मैक्सिमम। ठीक है। या फिर E की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस गतिज ऊर्जा को हम लिखते हैं टीवी नॉट से, टीवी नॉट से। हमें तो निरोधी विभव का मान ज्ञात करना है, तो इस वाले स्टेप को हम इधर लेके आया, ये हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ईवी नॉट। ठीक है। ये निरोधी विभव है और ये जो न्यू नॉट लिख रहा हूं मैं क्या है, देली आवृत्ति है। ठीक है। तो इन दोनों में जो कॉमन आ गया वो लिख लीजिए आप। तो यहाँ पर तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, अब इसको वी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से एच कॉमन आ गया तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट और अपॉन ये वाला ई का इधर हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ये रहा इस प्रकार से। ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करके सीधा इसका मान ज्ञात करना है। चलिए फटाफट। तो निरोधी विभव V नॉट इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है। फिर किसकी है, न्यू और न्यू नॉट की। अब न्यू की वैल्यू हमारे पास में है नहीं, न्यू की वैल्यू हमारे पास में है नहीं, हमारे पास में किसकी है, न्यू नॉट की है। परंतु हम जानते हैं एक फॉर्मूला में यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमड़ा होता है। ठीक है। तो इसकी जगह मैं वैल्यू रख रहा हूँ सी अपॉन लेमड़ा माइनस न्यू नॉट, और न्यू नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास में, वो रही 1.2 इंटू 10⁻15। ठीक है। इसको हल कर लीजिए आप थोड़ा सा। ठीक है। अब एक चीज आप हमेशा याद रखें, ये क्या है, एच अपॉन ई की वैल्यू, यानी एच अपॉन ई की वैल्यू है। तो एच अपॉन जो ई की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 4.144 इंटू 10⁻15, यानी कि एच अपॉन ई का मान आप याद रख सकते हैं, न्यूमेरिकल में बहुत बार काम आता है 4.144 इंटू 10⁻15 जूल इंटू सेकेंड पर कूलम। ठीक है। अब आप देखें इसमें सी की वैल्यू रख दीजिए 3 गुणा 10 की घात 8 अपॉन लेमड़ा की वैल्यू आपके पास में है ये वाली रखें, तो ये है आपके पास में 2537 इंटू 10⁻10 माइनस 1.2 इंटू 10⁻15। ठीक है। थोड़ा सा इसको सरल कर लीजिए, ये हो गया V नॉट इज इक्वल टू 4.144 इंटू 10⁻15 और ये 10⁻10 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस। ठीक है। कितनी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और प्लस की ये कितनी हो गई आपके पास में 10 और 8 18 हो गए। ठीक है। तो 18 लिख दिए इसको, ये हो गया 3/2 5 3 7 गुणा 10 की घात 18 और माइनस 1.2 इंटू 10⁻15। ठीक है। अब इसमें आप 3 में इसका भाग दीजिए, या फिर आप इसको ऐसा कर लीजिए V नॉट इज इक्वल टू 4.144 इंटू 10⁻15। ठीक है। इसमें इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो इसको आप कर लीजिए, यहाँ से 3 घात कम कर दीजिए तो ये हो गया 3 घात। ठीक है। और गुणा 10 की घात 15 अपॉन 25 37। अब इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 1.2 इंटू 10⁻15। ठीक है। अब इसमें इसको भाग दीजिए, यानी कि 3000 में 25 37 का आप भाग दीजिए, तो V नॉट इज इक्वल टू 4.14 इंटू 10⁻15। ठीक है। तो ये 2500 के आसपास है और ये 3000 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पर।
क्या है, विद द पावर 15 है, माइनस 1.2 इंटू 10⁻15। ठीक है, तो कॉमन क्या आ गया यहाँ से, v नॉट इज इक्वल टू 4.14 इंटू 10⁻15, और ये इसमें से हो गया 1.18 माइनस 1.2 और इंटू 10⁻15 कॉमन आ गया यहाँ पर, ये माइनस के और ये प्लस के, तो हो गया कैंसिल, और इसको इससे घटा लीजिए। यहाँ पे जो आपको गिवन डाटा 1.12 है ना, तो यहाँ पे आप एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए भाई, तो फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में तो। ठीक है, यहाँ पे सब क्या 1.12 है। ठीक है, तो v नॉट इज इक्वल टू 4.14 इंटू, ये तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इससे इसको माइनस कीजिए तो कितना हो गया 0.6, यानी 18 में से 12 घटाए कितना हो गया, तो 0.06 हो गया, 0.06। ठीक है, अब इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v नॉट इज इक्वल टू लगभग आ गया आपके पास में 0.246, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, चेक कर लेना आप, ये जोड़वा की गुणा भाग, ये आपका काम। ठीक है, तो लगभग इतना वोल्ट आ जाएगा, 0.25 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में है, दिया गया आपको ये है कि एक किसी धातु के लिए इसका जो दैर्ध्य तरंगदैर्ध्य है, यानी दैर्ध्य तरंगदैर्ध्य का मान इतना दे रखा है, तो उसके लिए आपको कार्यफलन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो जितने भी मान दिए गए हैं उनको सबसे पहले हम SI यूनिट में बदलते हैं। ठीक है, तो SI पद्धति में बदलने के लिए इसको आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कीजिए, तो 5675 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, फिर आपको कार्यफलन ज्ञात करना है, तो कार्यफलन का सूत्र लिखें आप, तो कार्यफलन फाई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट। ठीक है, हमारे पास में जो दिया गया है वो क्या है, लेमडा नॉट है। ठीक है, एच की वैल्यू हम जानते हैं, ये क्वेश्चन में दी हुई भी रहती है या नहीं भी दी जाए तो भी आपको ये याद रखना, ये मान नियतांक है ना। ठीक है, तो न्यू नॉट का वैल्यू हमारे पास में है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा नॉट। ठीक है, और एच की वैल्यू हम जानते हैं, एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद रखना ही है। सी की वैल्यू हम जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सबकी वैल्यू रख दीजिए, या फिर इसको एक बार फॉर्मूले चेंज कर लीजिए, तो ऐसी अपन क्या हो गया, लेमडा नॉट, ऐसी अपन क्या हो गया, लेमडा नॉट। अब यहाँ पर एक दिक्कत और हो सकती है आपको, कि यदि आप ऐसी का मान जो आपको याद है, मान लीजिए 1247 नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, तो उसको आप डायरेक्ट लिखें तो ठीक है, या फिर यदि आप मल्टीप्लाई करके लिखें तो भी ठीक है। तो फाई नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, एच की वैल्यू लिखें आप 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा नॉट की वैल्यू रही आपके पास में 5675 इंटू 10⁻10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आपके पास में आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा, क्योंकि कार्यफलन, तो कार्यफलन क्या एक प्रकार से कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, जूल में आएगी। ठीक है, और आपको ध्यान रहे इस चैप्टर में जितने भी हम यदि कार्य की वैल्यू या ऊर्जा की वैल्यू है वो लगभग हम किस में ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करते हैं। तो यदि आपने जूल में ज्ञात कर लिया है तो इसमें 1.6 इंटू 10⁻19 का क्या देना है, भाग देना है, और भाग देते ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगी। बस ये वाली दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, आपका एक नंबर इससे यहाँ से कट सकता है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर यदि इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.50 इंटू 10⁻19 जूल के आसपास आएगी, इतनी आएगी। अब यदि आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो आप इसमें क्या करेंगे, बोलिए, बताएं, आप ही बताएं। 1.6 इंटू 10⁻19 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, फाई नॉट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है, ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, बाकी जो कैलकुलेशन है आप अपने रफ कॉपी में अपने आप कीजिए, जो मैंने ये डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, और करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू दे रखी है किसी धातु के लिए। ठीक है, यानी कि किसी धातु पर हम पहले इतने
इतने तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित करवाते हैं और उसके पश्चात हम इतने तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित करवाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों के लिए यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा जनरेट होती है उसमें कितना अंतर होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो आपको सबसे पहले तो काम तो यही है कि एंगस्ट्रॉम को हम किस में चेंज करें, मीटर में चेंज करें। ठीक है, तो λ1 की वैल्यू कितनी होगी 3 × 10⁻⁷ मीटर और λ2 की वैल्यू कितनी होगी 6 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको इसको इस प्रकार से लिखा था पहले मैंने 3000 × 10⁻⁻ मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 शून्य, यहाँ से 3 घात कम हो जाएगी तो कितनी बची 10⁻⁷ बची। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यानी कि गतिज ऊर्जा K1 माइनस K2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। यानी K1 माइनस K2 क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करनी है। यानी कि ये क्या आपका गतिज ऊर्जा में अंतर है। क्या है, गतिज ऊर्जा में अंतर है, गतिज ऊर्जा में अंतर। ठीक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम किस प्रकार से लगाएंगे। तो गतिज ऊर्जा का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो या तो वो विरोधी विभव के रूप में है या फिर 1/2mv² के रूप में है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के गिवन डाटा जो हमारे पास में इस प्रकार के अवेलेबल नहीं है। तो हम सीधे सीधे चलते हैं प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में सोचेंगे फिर। तो प्रकाश विद्युत समीकरण से, प्रकाश विद्युत समीकरण से, तो प्रकाश विद्युत समीकरण में क्या है, ये फॉर्मूला हमारे पास में E = phi प्लस काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो हमारे पास में जो ये एनर्जी है वो कितनी होगी, कार्यफलन कितना होगा और के कितना होगा। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट की बात हम करें, यदि आपको कोई धातु दी गई है, मान लीजिए आपको कोई, मान लीजिए कि तांबा दे रखा है। ठीक है, तो तांबे के लिए जो कार्यफलन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। पहली कंडीशन में जितना कार्यफलन होगा उतना ही कार्यफलन क्या होगा दूसरी कंडीशन के लिए होगा, उतना ही कार्य क्या होगा दूसरी कंडीशन के लिए होगा। तो ये वाली इक्वेशन यदि हम यूज करें तो हम गतिज ऊर्जा में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत समीकरण से पहले हम पहली वाली कंडीशन के लिए लगा रहे हैं। तो पहली वाली कंडीशन क्या 1 वाली है, तो 1 और K1 इसकी गतिज ऊर्जा और इसका जो कार्यफलन है वो हम फाइव नोट रख रहे हैं। दूसरी कंडीशन के लिए A2 क्या है, 5 नोट रहेगा प्लस K2। अब यहाँ पर तो E1 1 2 2 कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाली वैल्यू में 1 2 नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी धातु के लिए जो कार्यफलन होता है वो क्या रहता है, फिक्स होता है। ठीक है, उसको मान लीजिए कि तांबा है तो तांबे से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और प्रत्येक तांबे के लिए क्या रहती है, एक ही पृष्ठ के लिए क्या रहती है, प्रत्येक कंडीशन में सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें करना क्या है, K1 माइनस K2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस वाले समीकरण से यदि हम फाइंड आउट करना चाहें तो इस प्रकार से हो सकता है। अतः गतिज ऊर्जा में अंतर, गतिज ऊर्जा में अंतर, तो गतिज ऊर्जा में अंतर ज्ञात करना है। तो यहां से आपके पास में गतिज ऊर्जा K1 = क्या हो गया, A1 माइनस 5 नॉट और यहां से आपके पास में क्या हो गया, K2 = A2 माइनस 5 नॉट। ठीक है, दोनों की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, K1 माइनस K2। तो K1 की वैल्यू क्या है, E1 माइनस 5 नॉट। ठीक है, फिर माइनस K2 की वैल्यू क्या है, E2 माइनस 5 नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कैलकुलेशन करना चाहते कर लीजिए, K1 माइनस K2 = ये हो गया E1 माइनस E2 और ये माइनस प्लस, तो ये 5 नॉट से 5 नॉट तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आपके पास में आ गई है। अब देखें आप, यानी कि गतिज ऊर्जा में अंतर K1 माइनस K2। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए आप। E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू क्या होती है, एस न्यू। ठीक है, 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू 1। ठीक है, तो आप रखें इसकी वैल्यू, तो ये हो गया एस न्यू 1 माइनस एस न्यू 2। तो गतिज ऊर्जा में अंतर K1 माइनस K2 = एस, तो क्या आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया, तो न्यू 1 माइनस न्यू 2। ठीक है, अब हमारे पास में जो वैल्यू है वो क्या है, λ1 और λ2 के रूप में है। ठीक है, तो इसको हम किसमें, जो न्यू है आपके पास में उसको किस में चेंज कर लेंगे, हम लैम्बडा के रूप में चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, K1 माइनस K2 = H, तो C/λ1 माइनस C/λ2। ठीक है, तो K1 माइनस K2 = HC, तो 1/λ1 माइनस 1/λ2।
ठीक है, तो ये आपके पास में जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, एच सी की वैल्यू रख देंगे, एच की वैल्यू जानते हैं, सी की वैल्यू जानते हैं, और इन दोनों की वैल्यू रखने के पश्चात जो भी हमारे पास में आंसर आता है वो आपको आंसर याद करना है। ठीक है, फटाफट आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए, अपने आप कीजिए आप कॉपी में। ठीक है, मैंने एक फॉर्मेट बना दिया है, कैलकुलेशन करने का कार्य आपका है। ठीक है, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसका आंसर याद करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे। प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया गया है कि यदि हम एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा कण को इतने वोल्ट से त्वरित करते हैं, यानी इतने विभवांतर से क्या करते हैं, त्वरित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए और अल्फा कण के लिए आपको तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य, तो इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य तो फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा ए का, डी ब्रोगली परिकल्पना से या डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य से बोलिए बराबर, तो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वी की वैल्यू रख दीजिए बराबर, तो लैम्डा ए इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट कितना है ये 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो लैम्डा ए इज इक्वल टू कितना 12.27 अपॉन 10 एंगस्ट्रॉम, 10 से इसको डिवाइड कीजिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया 1.227 एंगस्ट्रॉम या फिर 1.227 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, दोनों आंसर लिख सकते हैं। अल्फा कण के लिए सेकंड क्या है, अल्फा कण के लिए तो अल्फा कण की तरंगदैर्ध्य, ठीक है, तो लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू कितना है, फॉर्मूला है ना 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगेन यही काम कीजिए आप लैम्डा अल्फा के लिए भी, तो ये 0.101 अपॉन अंडर रूट वी का वैल्यू कितना 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10। ठीक है, 10 से इसको डिवाइड कीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट है, ये आगे शिफ्ट होता है। ठीक है, इसमें भी आगे शिफ्ट हुआ था ना, नीचे यदि 10 से हम डिवाइड करें तो एक पॉइंट आगे, 100 से करें तो 2 पॉइंट, ये पॉइंट आगे इधर खिसकेगा। ठीक है, तो क्या हो गया ये पॉइंट आगे इधर खिसका, तो 0.0101 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बराबर इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, सेम टू सेम ये वाली वैल्यू ही 2 बार तो कंटिन्यू रिपीट हुआ है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है आपको जो लैम्डा ई है, लैम्डा पी है, लैम्डा न्यूट्रॉन के लिए है, अल्फा कण के लिए है, न्यूट्रॉन के लिए है। ठीक है, ये सब फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, ताकि इस प्रकार से कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में है, एक बल्ब की जो शक्ति है वो इतनी दे रखी है और इससे जो उत्सर्जित होने वाला प्रकाश है उसकी आवृत्ति है वो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज दे रही है। आपको करना क्या है कि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला है, यानी कि विकिरण शक्ति के लिए या फिर बल्ब की जो शक्ति है उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास में, P = NE। ठीक है, P यहाँ पर क्या है शक्ति, N क्या है उत्सर्जित होने प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E यहाँ पर क्या है ऊर्जा है। ठीक है, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा। ठीक है, एक फोटोन की ऊर्जा की बात करें हम, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमें N की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो N = क्या हो गया P/E। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम वैल्यू रखना चाहें तो P की वैल्यू रख सकते हैं, बट E की वैल्यू हमारे पास में है नहीं, तो हम जानते हैं कि E = क्या होता है hν। ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया, N = P/hν। आप सबकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। P की वैल्यू कितनी है 20 वाट। ठीक है, H की वैल्यू कितनी है 6.63 × 10⁻34 इंटू न्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास में ये रही 5 × 10⁻14। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए इसको फटाफट, इसको डिवाइड कर दीजिए ये 4। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन मैंने कर दी है, इसको भी यदि हम डाउन करें तो ये भी कितना हो गया 20 ऊपर गया तो ये हो गया, देखिए फटाफट, यानी कि N की वैल्यू आ गई आपके पास में 4/6.63 इंटू, यानी घात ऊपर गई तो ये हो गई प्लस में। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले हैं। अब एक छोटा सा काम आपको दे रहा हूं, 4 में इसको आप डिवाइड कीजिए, घात 1 2 आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। यहाँ पर आपके पास में एक डिविजन एवं जर्मर प्रयोग के लिए एक त्वरक वोल्टता है वो आपको 54 वोल्ट दी गई है, और यहाँ पर जो विवर्तन होगा वो प्रथम कोटि का होगा। प्रथम कोटि विवर्तन का मतलब यह है कि यहाँ पर जो N की वैल्यू हो आपको क्या लेनी है 1 लेनी है।
ठीक है। निकल क्रिस्टल के दो तलों के बदले निकल क्रिस्टल के दो तलों की जो बीच की दूरी है वो आपको 0.92 एंगस्ट्रॉम दी गया है और आपको इस कंडीशन में विवर्तन कोण यानी कि थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं डेविसन जर्मर प्रयोग में जो लैम्ब्डा की जो तरंगदैर्घ्य है उसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य इसका इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो तरंगदैर्घ्य वो कितना होगा, तो लैम्ब्डा ई या लैम्ब्डा लगाने की बात है तो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो वी की वैल्यू रख दीजिए आप फटाफट, तो लैम्ब्डा ई इज इक्वल टू 12.27 अपॉन ये हो गया 54 अंडर रूट वी। ये आपने डेरिवेशन में ये मान ज्ञात किया था, आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1.67 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जो तरंगदैर्घ्य है वो इतनी आ गई आपके पास में। फिर हम यहाँ पर एक बात और करने वाले हैं, बेहतरीन बात करने वाले हैं, वो आप समझे। अब मान लीजिए कि आपके पास में जो निकल क्रिस्टल है वो इस प्रकार से है। ये निकल क्रिस्टल क्या गया है, विभिन्न तल है और यहां पर क्या है, ये परमाणु है। ठीक है, और इन दो तलों की जो बीच की डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है स्मॉल डी इक्वल्स टू 0.92 एंगस्ट्रॉम। अब यहां पर आप मान लीजिए कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पुंज इस पर आपतित हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन पुंज मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन पर आपतित हो रहा है इस डायरेक्शन से, और यहां से इस इलेक्ट्रॉन का विवर्तन होकर यानी यहां से टकरा कर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाला जो एंगल बना वो क्या है, थीटा है। ठीक है, तो आपको ये जो थीटा है इस थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने जब ये डेरिवेशन पढ़ाया था तब आपको मैंने दो फॉर्मूले बताए थे ब्रेग समीकरण से। एक तो बताया था डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा और दूसरा बताया था मैंने 2d साइन फाई इज इक्वल टू एन लैम्बडा। अब यहाँ पर हमें जो गिवन डाटा है वो गिवन डाटा क्या है, ये है, यानी कि ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम यूज करते हुए थीटा की वैल्यू ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, ये वाला जो फाई क्या है, तो फाई क्या है, ये जो निकल क्रिस्टल की जो सतह है और ये जो यहाँ से परावर्तित होकर जो जा रही है या विवर्तित होकर जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच का बना कोण है फाई। ठीक है, ये बात आपको समझ रही है यहाँ से। अब यहाँ पर चले हम दोबारा इसको, ये वाली इक्वेशन यदि यहाँ से हम लगाएं, ठीक है, तो आप इसको सीधा लिखना पड़ेगा ब्रेग समीकरण से। ब्रेग समीकरण से ये चीज आपको समझाने के लिए है, अपना क्वेश्चन यहाँ और इसके पश्चात यहाँ से चल रहा है। ब्रेग समीकरण से क्या है, 2d साइन फाई इज इक्वल टू एन लेमडा। सबकी वैल्यू रख दीजिए। लेमडा यहाँ पर क्या है आपके पास में, लेमडा ई के रूप में रहेगा। ठीक है, तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, साइन फाई का करना है, तो साइन फाई इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन 2d। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। एन की वैल्यू कितनी 1 और इसकी वैल्यू कितनी 1.67, ये हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के रूप में लिखें तो, और 2 है और ये एंगस्ट्रॉम डी की वैल्यू एंगस्ट्रॉम है, तो 0.92 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो ये तो इससे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी यदि हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करने के पश्चात हमारे पास जो रिजल्ट आया वही आया, साइन फाई इज इक्वल टू आएगा 0.9 समथिंग के आसपास, 0.9 समथिंग के आसपास आएगा। ठीक है, 0.9076 ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो ये यानी कि साइन फाई, यानी कि ये साइन कितने डिग्री का मान है ये, तो ये लगभग रहेगा आपके पास में साइन फाई इज इक्वल टू, ये जो मान है वह साइन 65 पॉइंट कुछ डिग्री का रहेगा, 65 पॉइंट कुछ डिग्री का। कहने का मतलब यह है हम इसको ऐसा मान सकते हैं साइन फाई इज इक्वल टू साइन 65 डिग्री। ठीक है, इन दोनों की यदि हम तुलना करें तो हमारे पास में जो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया 65 डिग्री, यानी ये वाला एंगल है हमारे पास में कितना है 65 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि ये वाला एंगल हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये वाला एंगल है वो थीटा हम किस प्रकार से फाइंड आउट करें। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस प्रकार से, तो इस प्रकार से मान लीजिए किसी भी तल पर कोई किरण आपतित हो रही है, यहाँ से फिर यहाँ ऐसे जाएगी, परावर्तित होकर जाएगी, दोनों के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, तो ये वाला कोण, यदि ये वाला कोण फाई बन रहा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, फाई होगा। कुछ इस प्रकार से समझिए हम प्रकाश के बारे में समझ रहे हैं एक बार। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, ये वाला कोण मान लीजिए 35 डिग्री है प्रकाश के परावर्तन में, तो ये वाला कोण भी कितना होगा 35 डिग्री।
यहाँ से लेकर ये वाला कोण कितना 90, यहाँ से लेकर ये वाला कोण कितना 90। यदि ये वाला कोण जितना बचा उतना वाला ही कोण क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इधर देखो ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, तो अब आपके पास में ये वाली कंडीशन आ गई, यानी कि ये वाला कोण क्या है, थीटा, ये कोण फाई, ये कोण फाई, और इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि पूरी लाइन पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 180 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में थीटा प्लस 2 फाई इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, या फिर थीटा का मान ज्ञात करना है, विवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है, तो 180 डिग्री माइनस 2 फाई, तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 इंटू ये फाई की वैल्यू कितनी है 65, तो ये 65, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 50 डिग्री। थीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कभी भी आ सकता है एग्जाम में 2 नंबर का, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इस प्रकार के नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे अक्सर करता नहीं है, जो पढ़ने वाला बच्चा वही कर पाएगा भाई। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को कभी भविष्य में यदि आपको दोबारा देखना पड़े, कोई एक ही न्यूमेरिकल यदि आपको पढ़ना पड़े, तो फालतू में आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, इसलिए हम इसके 2 टुकड़े कर रहे हैं। ठीक है, जो आगे वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो कृपया करके आप एक तो बात ये है आपके लिए कि आप तो एक तो पूरा वीडियो देखा करें, पूरा वीडियो कंटिन्यू देखा करें, और साथ में रफ कॉपी और पेन रखा करें। ठीक है, और वीडियो को आप रोक के देखें। जैसे आपने पहला न्यूमेरिकल किया, ठीक है, फिर दूसरा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो पहले आप क्वेश्चन की रीडिंग लगाएं। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को आप अपने आप समझें और दिया गया वो आप स्वयं लिखें। ठीक है, फिर आगे का वीडियो प्ले करें, उसमें मैच करें कि आप कितना सही कर रहे थे या कितना गलत कर रहे थे। ठीक है, तो सीखने का बेहतरीन तरीका है। और वैसे ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो रटने वाले नहीं होते हैं। यदि आप 1-2 न्यूमेरिकल समझ लेते हैं तो फिर बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कैसे भी किसी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल है उसको आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स में यदि आप न्यूमेरिकल करना सीख जाते हैं तो आपके लिए क्या है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है वो और ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।